जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स में कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन मतलब कंपनी का सामान्य परिचय देखेंगे, जहां पर कंपनी का अर्थ जानेंगे, साथ ही साथ उसका विशेषता जानेंगे और कंपनी के पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। और ये एक सामान्य परिचय है, तो यहाँ पर 3-4 पेज का ही ये चैप्टर है, तो यहाँ जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। समान परिचय है तो सामान्य हिसाब से हमको पढ़ना है, मतलब केवल जानना है कि कंपनी है क्या, उसका विशेषता क्या है, कंपनी को कितने प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं और उसके पास कितना प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो लिखा गया है, सामान्यतः संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। वास्तव में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी स्थापना कानून या अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो आपका ये कानून और अधिनियम क्या है? तो भारत में सबसे पहले कंपनी अधिनियम 1956 आया, उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करके 2013 में एक रिवाइज्ड कंपनी एक्ट 2013 लाया गया। ठीक है। इसी कंपनी एक्ट के द्वारा कोई भी व्यक्तियों का संघ या संस्था रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, वो क्या कहलाएगा? कंपनी कहलाएगा। क्लियर हो गया? सामान्य भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो वही कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार लिखता है कि कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित या पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का कहने का मतलब है कि पहले जो भी कंपनी एक्ट होगा किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। ठीक है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा है कि कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त, कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। ये कानून द्वारा रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसका जो अस्तित्व होता है वो कानून की दृष्टि में ही होता है। अगर कानून से ये हट गया तो इसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा होगा। और ये लोग जो पूंजी लगाता है वो अंशों में क्या होता है? वो विभाजित होता है। कहने का मतलब ये है, अगर कंपनी को 5 लाख का आवश्यकता है तो इस पूंजी को अंशों में विभाजित कर दिया जाता है। अगर 10 रुपया वाला शेयर एक पीस है तो 50,000 शेयर में ये 5 लाख कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? विभाजित कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या है। तो कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका एक अपना वैधानिक अस्तित्व रहता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका विशेषता समझने का कोशिश करते हैं। तो जो भी हम लोग डेफिनेशन में पढ़े वही इसका क्या है? विशेषता है। जैसे ऐच्छिक संस्था, कंपनी क्या है? एक ऐच्छिक संस्था है। कोई भी कानून व्यक्तियों को कंपनी बनाने अथवा उसका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अपना मर्जी से ही कोई भी व्यक्ति क्या बना सकता है? कंपनी बना सकता है। कोई भी कानून उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। दूसरा, कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, या हम उसको अदृश्य बोले या अमूर्त बोले, वह व्यक्ति के जैसा नहीं, व्यक्ति नहीं होता, ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, लेकिन कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जरूर होता है, क्योंकि उसका एक अपना वैधानिक अस्तित्व होता है। आगे समझेंगे क्या है पृथक वैधानिक अस्तित्व लिखा ना। इसका मतलब क्या है कि वो अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, बैंक में खाता रख सकता है, अपना नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए इसका एक वैधानिक क्या है? अस्तित्व है। ये तीसरा इसका विशेषता है। चौथा देखें यहाँ पर, तो यहाँ सीमित दायित्व, सामान्यतः कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या हो रहता है? सीमित रहता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। जैसे हम अभी बोले थे कि 5,50,000 शेयर में परिवर्तित है, उसमें एक व्यक्ति अगर 200 शेयर खरीदता है, 200 शेयर खरीदता है तो 10 रुपया करके वो 2,000 रुपया तक ही उसका लाइबिलिटी क्या है? सीमित है। क्लियर है? अस्थाई अस्तित्व, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कभी नहीं मरता है। कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं होता है। कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है, अतः इसका समापन भी विधान के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। ठीक है। कंपनी बनता भी है कंपनी एक्ट के थ्रू, और उसका
समापन लिक्विडेशन भी होता है वो कंपनी एक्ट के द्वारा ही होता है। ठीक है, सौर मुद्रा इसका एक क्या होता है, सौर मुद्रा होता है। सौर मुद्रा का मतलब उसका एक सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर के रूप में वो सौर मुद्रा काम करता है। संचालकों द्वारा तैयार किए गए प्रलेख को कंपनी का प्रलेख उस समय तक नहीं माना जाता है जब तक उन पर सौर मुद्रा अंकित नहीं हो, मतलब कि उस कंपनी का मुहर नहीं हो। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सौर मुद्रा। वो हस्ताक्षर के जैसा कंपनी के लिए काम करता है। अपना एक सौर मुद्रा होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना डिजिटल सिग्नेचर होता है। क्लियर है? ठीक है। अंशों का हस्तांतरणीय, कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। एक सदस्य कंपनी के अंशों को सुगमता पूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। क्लियर है? प्रबंध तथा स्वामित्व का अलग होना, कंपनी का स्वामित्व इसके अंशधारियों के हाथों में होता है, लेकिन इसका संचालन कंपनी के सदस्यों द्वारा चयनित निदेशकों के समूह द्वारा किया जाता है। कंपनी के सदस्य सीधे कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब शेयर खरीदता है शेयर मार्केट से, तो वो कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदता है, मतलब कंपनी का स्वामी बनने के लिए क्या खरीदता है, शेयर खरीद लेता है। लेकिन वो कंपनी का संचालन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक निदेशक मंडल बनता है जो कि किसके द्वारा चुना जाता है, सदस्यों के द्वारा। ठीक है, वही कंपनी का प्रबंध को देखता है। तो अंशधारी के द्वारा प्रबंध कंपनी का नहीं देखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ करीबन करीबन हमारा कंप्लीट होगा। जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसके पास होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको पार्षद सीमा नियम कहते हैं। उसके बाद रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग पार्षद अंतर नियम कहते हैं। उसके बाद रहता है प्रविवरण, जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो पहला को हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ रहता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है। ठीक है, जिसमें कंपनी का कार्य क्षेत्र, अधिकार की सीमा, उद्देश्य तथा पूंजी आदि का पूर्ण व्याख्या होता है। यह कंपनी का बाहरी जगत के संबंधों को संचालित करता है। इसको कंपनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है। यहाँ पर भी कंपनी नियम लगेगा। ठीक है, और कंपनी अधिनियम के अनुसार समय समय पर इसमें परिवर्तित किया जाता है। एक क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि अधिकतम मैक्सिमम जो शेयर इशू करने का कैपेसिटी है वो कहाँ लिखा हुआ रहता है? वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि पार्षद सीमा नियम में ही लिखा रहता है। देखिए, पूंजी के बारे में लिखा हुआ यहाँ पर व्याख्या होता है कि भैया आप अपने जीवन काल में या आपका अस्तित्व जब से है आप इतना शेयर मार्केट में इशू कर सकते हैं। अब पार्षद सीमा नियम में तो मैक्सिमम लिमिट रहता है कि भैया इतना शेयर इशू करना, ये सब चीज़ तो रहता है। उसके साथ साथ कंपनी का कार्य क्षेत्र, वो कहाँ तक काम कर सकता है, उसका क्षेत्र क्या रहेगा, अधिकार का सीमा कितना रहेगा, ये सब बात, और उसका उद्देश्य क्या रहेगा कंपनी का। ठीक है, कि उसको क्या क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन पार्षद अंतर नियम क्या होता है कि जो उद्देश्य पार्षद सीमा नियम में लिखा हुआ रहता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नियम, रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है। इसी को पार्षद अंतर नियम कहते हैं। यह कंपनी और अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों आदि के संबंधों को संचालित करता है। इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है। इसका भी जो निर्माण है वो कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो दो प्रलेख के बारे में हम लोग समझे। पहला प्रलेख था पार्षद सीमा नियम, जिसमें कार्य क्षेत्र, अधिकार का सीमा, उद्देश्य और पूंजी का पूरा व्याख्या होता है। ठीक है, और उस व्याख्या जो उद्देश्य है वहाँ पर पार्षद सीमा नियम में, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो नियम और उप नियम बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है? पार्षद अंतर नियम, मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, जिसको हिंदी में प्रविवरण कहते हैं। प्रविवरण क्या होता है? एक आमंत्रण पत्र होता है जिसमें निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है अंश और ऋण पत्र को खरीदने के लिए। ठीक है, प्रविवरण का आशय ऐसे प्रपत्र से है जो कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के अभिदान अथवा क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रविवरण में कंपनी के व्यवसाय की लाभप्रदता और सुदृढ़ता का वर्णन होता है, जिसके आधार पर जनता अंश या ऋण पर खरीदने का प्रस्ताव करती है।
ठीक है। तो यहाँ पर भैया क्या है ये प्रविवरण? एक आमंत्रण पत्र है जिसमें शेयर खरीदने वालों को, ऋण पत्र खरीदने वालों को बताया जाता है कि भैया मेरा कंपनी का स्थिति ये है, मेरा कंपनी में इतना शेयर है, इतना डिवेंचर है, उसका आर्थिक स्थिति, सारा चीज़, इतना प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं। तो देखिएगा, जब भी शेयर बाजार में कोई कंपनी लिस्टेड होता है तो उस समय वो प्रोस्पेक्टस निकालता है, उसमें सब चीज़ बताता है कि भैया पिछला साल ये कमाए थे, उससे पहले ये कमाए थे, और आने वाला दिन में हम लोग ये कमा सकते हैं, मेरा काम ये है, मेरा ये मतलब अपना सारा अच्छाई उसमें बताता है, जिससे आप खुश होकर उसका शेयर को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो वो एक आमंत्रण पत्र होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रविवरण। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, प्रविवरण का आशय ऐसे प्रपत्र से है जो कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के अभिदान अथवा क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रविवरण में कंपनी के व्यवसाय की लाभप्रदता और शीघ्रता का वर्णन होता है, जिसके आधार पर जनता अंश खरीदने का प्रस्ताव स्वीकार करती है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। दोस्तों, अब हम लोग कंपनी का वर्गीकरण देख लेते हैं, या प्रकार बोले, क्लासिफिकेशन और काइंड ऑफ कंपनी देखते हैं। कंपनी को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? तो दोस्तों, कंपनी को 7 आधार पर बांटा जा सकता है। पहला आधार है दायित्व के आधार पर कंपनी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, तीसरा है असीमित कंपनी। दूसरा जो आधार है सदस्यों की संख्या के आधार पर, तो इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निजी कंपनी, दूसरा है सार्वजनिक कंपनी, और तीसरा है एक व्यक्ति वाली कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर, तो गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरा गैर सरकारी कंपनी, जिसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और जो चौथा आधार है राष्ट्रीयता के आधार पर, तो पहला है भारतीय कंपनी, दूसरा है विदेशी कंपनी। चौथा के बाद पांचवा जो आधार है वो नियंत्रण के आधार पर है, उसको भी 2 भागों में बांटेंगे। पहला सूत्रधारी कंपनी और दूसरा है सहायक कंपनी। आकार के आधार पर देखें छठा, तो इसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु कंपनी या वृहद कंपनी, आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। और लास्ट है 7वां नंबर जो आधार है हम लोग का, निर्माण के आधार पर अगर हम लोग इसको बांटते हैं तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला रजिस्टर्ड कंपनी या वैधानिक कंपनी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं निजी कंपनी और पब्लिक कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी या एक व्यक्ति वाली कंपनी के बारे में। तो यहाँ लिखता है इसे आलोक कंपनी भी कहा जाता है, निजी कंपनी को। एक निजी कंपनी वह कंपनी है जिसके न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी जो भी उल्लेखित हो तथा जो अपने अंतर्नियम द्वारा ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता होगा, तो वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, वो क्या करेगा, अंश का जो हस्तांतरण है उस पर क्या लगाया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को छोड़कर सदस्यों का जो सीमा होगा वो 200 तक होगा। ठीक है, कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के विक्रय, मतलब जो प्रतिभूति है उसका विक्रय के लिए जनता को ये प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकता है। प्रोस्पेक्टस के बारे अभी पढ़े थे ना, आमंत्रित जनता को नहीं कर सकता है कि आइए मेरा शेयर खरीद लीजिए। तो ये रहा प्राइवेट कंपनी का जो अंतर्नियम था, वो देख लिए। तो इतना तीनों ये चीज़ रहेगा, ये तीनों चीज़ रहेगा तो वो प्राइवेट कंपनी होगा। और यही तीनों चीज़ जिसमें नदारत रहेगा, नहीं रहेगा, वो कौन सा कंपनी बन जाएगा, पब्लिक कंपनी, जिसको सार्वजनिक कंपनी कहेंगे। वो अपना अंश का हस्तांतरण कर सकता है, 200 से अधिक मेंबर जुटा सकता है, प्रतिभूतियों को विक्रय के लिए जनता को आमंत्रित कर सकता है। क्लियर है, तो ये सब गुण रहेगा तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति वाली कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी से, मतलब 1 पर्सन कंपनी से, ऐसे उस कंपनी से है जिसके सदस्य के रूप में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, या एक निगमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति क्या होता है, सदस्य होता है, धारा 2 उपधारा 62 के तहत में। क्लियर है, इसमें बहुत सारा चीज़ फीचर्स है। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12(3), मतलब धारा उपधारा 3 के अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी को अपने नाम के नीचे 1 पर्सन कंपनी लिखना होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह कंपनी एक व्यक्ति वाली है, यह व्यक्ति कंपनी है। ठीक है, चुकता पूंजी मेन फीचर इसका बहुत सारा है। देखिए, चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल 1 लाख और अधिकतम 50 लाख रुपए तक हो सकता है। संचालकों की संख्या कम से कम 1, अधिकतम 15। सदस्य केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारत का नागरिक एवं निवासी हो, ओपीसी का सदस्य हो सकता है। प्राइवेट कंपनी पर लागू होने वाले प्रावधान ओपीसी पर भी लागू होंगे। देखिए, प्राइवेट कंपनी वाला हम लोग देखे थे ना, ये प्रावधान था ना, वो लागू 1 पर्सन वाला में भी हो जाएगा। या गैर बैंकिंग निवेश क्रियाएं किसी भी निगमित निकाय की प्रतिभूति में निवेश सहित नहीं कर सकते हैं। इसका औसत विक्रय 2 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए। क्लियर है,
तो 1% वाला का ये मेन फीचर था, की पॉइंट, इसको हम दिखला दिए। उसके बाद जो अंतर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस बताइए आधार के आधार पर। तो सदस्यों की संख्या में देखें तो कम से कम 2, अधिकतम कितना है 200। इसमें क्या है, न्यूनतम 7 है, अधिकतम क्या लिखता है, अधिकतम संख्या जारी किए गए अंशों के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। जनता को आमंत्रण या जनता को आमंत्रण नहीं दे सकता है, अंश खरीदिए मेरा, ऋण पत्र खरीदिए, ये दे सकता है। हस्तांतरण ये नहीं कर सकता है, ये कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात अंशों का हस्तांतरण हो सकता है। अंशों का आवंटन, इसमें समामेलन के बाद संचालक अंशों का आवंटन कर सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद ही आवंटन कर सकते हैं, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आता है ना एप्लीकेशन, उसके बाद ही क्या किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है, एप्लीकेशन के बाद ही। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया, संचालन अंशों का आवंटन कर सकते हैं समामेलन के बाद। सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है भैया, एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी आ जाता है ना, उसके बाद ही वो इशू करते हैं शेयर। तो उसके बाद अंतर नियम के आधार पर यहाँ पर डिफरेंस पूछा है प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो यहाँ पर लिखता है निजी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य है और इसके लिए बनाना अनिवार्य नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की तालिका F को लागू किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम में एक तालिका है, अनुसूची 1 में तालिका F, उसको यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा और अंतर नियम नहीं बनाएगा भी तो इसका काम चल जाएगा। ठीक है। संचालकों की संख्या कम से कम 2 और होना चाहिए, और किंतु 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कम से कम 3 किंतु 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें भी प्रविवरण जारी करना, निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकता, ये कर सकता, मतलब कि प्रोस्पेक्टस। नाम, निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड कंपनी, मतलब लिमिटेड शब्द का यूज होता है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड होता है, इसमें लिमिटेड होता है। ठीक है। वैधानिक सभा, इसके लिए वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए समामेलन के 6 माह के अंदर वैधानिक सभा करना कानूनी रूप से आवश्यक है। जमा स्वीकार करना, या जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है या जनता से जमा स्वीकार कर सकती है। तो ये अंतर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्या क्या जाने, सबसे पहले ये जाने कि कंपनी क्या है, उसका जो निर्माण होता है कौन सा कानून के तहत में होता है, और वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर होता है ना कंपनी का, अधिकतम सीमा, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है जो, वो कहाँ लिखा हुआ रहता है, तो पार्षद सीमा नियम में, पार्षद सीमा नियम में, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो और साथ ही साथ ये पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड में क्या अंतर है ये भी जानना बहुत ज़रूरी था, तो वो भी बता दिए। और ये लोग का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है वो भी इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी क्या है, उसका विशेषता क्या है, उसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है और कितना आधार से कंपनी को बांटा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे का जो चैप्टर है, जिसमें बताया जाएगा कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के लिए लेखांकन कैसे होता है, शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन तक भी लाभ पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।